लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक प्रॉपर पोर्टफोलियो एलोकेशन होना जरूरी हो जाता है। पोर्टफोलियो एलोकेशन का बहुत सिंपल मतलब है हमारे पोर्टफोलियो का एक पार्ट इक्विटी में इन्वेस्टेड हो, एक पार्ट डेट में इन्वेस्टेड हो, उसी के साथ साथ गोल्ड में भी एलोकेशन हो। और अगर हमारे पोर्टफोलियो का साइज बड़ा है और वो हमें अलाउ कर रहा है प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वहां पे भी हमारा एक एलोकेशन होना जरूरी हो जाता है। जब भी मैं हर एक एसेट क्लास की बात करूं, आपको सबके ऑप्शंस पता है। जैसे कि जब मैं इक्विटी की बात करता हूं, आपको पता है कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के 3 मोड हो सकते हैं। डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स बाय करना, म्यूचुअल फंड्स बाय करना, या फिर हम बोल सकते हैं कि पीएमएस के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना। जब हम गोल्ड की बात करते हैं, फिजिकल और डिजिटल गोल्ड के हर एक मोड के बारे में आप ही के चैनल इन्वेस्ट आज पर कल पे टाइम एंड अगेन बात हो चुकी है। प्रॉपर्टी बेस्ट तरीका होता है बाय करने का, फिजिकल प्रॉपर्टी बाय करना। उसके अलावा रेट का भी ऑप्शन हमारे पास आता है। मतलब ऑलमोस्ट हर एक इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास में हमें पता है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल है। पर जब हम बात करते हैं डेट की ना, काफी सारे ऐसे ऑप्शन है डेट इन्वेस्टमेंट के लिए जो आज के दिन आपको और हमें ढंग से पता भी नहीं है। उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। अगर हम डेट की बात करें ना, इंडिया का सबसे बड़ा डेट इन्वेस्टमेंट्स है एफडीज में। आप बोलोगे आनंद कोई एफडी इन्वेस्टमेंट थोड़ा है, ये तो हमारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। आई नो ये इन्वेस्ट हो रहा है, पर इंडिया का सबसे मेजर पैसा आज के दिन भी एफडी में एलोकेटेड है। ऑलमोस्ट 1,50,000 करोड़ के ऊपर का पैसा आज के दिन एफडी में इन्वेस्टेड है। आपको पता है 1,50,000 करोड़ कितना होता है? अगर आपको मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में बात करूं ना, इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इक्विटी, डेट, गोल्ड, हर एक म्यूचुअल फंड को आप ऐड कर दीजिए, उसके बाद भी टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आज के दिन है 30 लाख करोड़ की। और इसका ऑलमोस्ट 5 गुना टाइम से भी ज्यादा पैसा आज के दिन एफडी में इन्वेस्टेड है। तो अगर हम डेट में बात करें, आज के दिन भी इंडियंस मेजॉरिटी डेट का इन्वेस्टमेंट एफडी में रखते हैं। सेकेंड आता है हमारे पास सेविंग बैंक अकाउंट। आप तो हंसने वाले हो, आनंद सेविंग बैंक अकाउंट इन्वेस्टमेंट कैसे? आई नो इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर फिर भी आज के दिन भी 25 लाख करोड़ से ऊपर का पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में इन्वेस्टेड है। उसके बाद बात करी जाए थर्ड ऑप्शन की, जो मुझे भी पसंद है, डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड हमारे पास एक ऑप्शन आता है। और फोर्थ ऑप्शन आता है जिसके बारे में आज के दिन आपको और हमें बहुत कम पता है, वो आता है बॉन्ड। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले बॉन्ड्स के बारे में। और ये मत समझिएगा कि मैं सिर्फ एक साइड की बात करूंगा। इफ बट रिस्क, कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और अगर बॉन्ड की बात करें ना, कई बार तो बॉन्ड यूज करना हमारे लिए कंपल्शन हो जाता है। जैसे कि अगर हमें 54 ईसी में डिडक्शन चाहिए, मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी बेची हो, आपको डिडक्शन चाहिए, आपको 54 ईसी के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी हो जाता है। उसी के साथ साथ कहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन जो आपका बॉन्ड मार्केट के रिलेटेड होने वाला है, डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए, सीए, सीएफपी, एलएलबी। चलिए शुरू करते हैं बॉन्ड को बहुत ही इजी तरीके से समझना। इससे पहले कि हम बॉन्ड के बारे में डिटेल में बात करें, एक पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जब भी हम डेट को और इक्विटी को कंपेयर करते हैं, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं, दोनों के रिटर्न्स ब्लाइंडली कंपेयर मत कीजिएगा। आई नो, चाहे डेट का कोई भी प्रोडक्ट हो, इवन आपका डेट म्यूचुअल फंड्स हो या फिर आप यूज कर रहे हो बॉन्ड, यहां पे आपको रिटर्न्स इक्विटी के जितने नहीं मिलने वाले, ये हमें पहले ही दिन से पता है। पर ये हमें उस समय सेफ्टी देता है जिस समय इक्विटी शेयर मार्केट में कुछ ऊपर नीचे होता है, जिस समय हमें इमीडिएट पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। बॉन्ड मार्केट, डेट म्यूचुअल फंड मार्केट ही आपको सपोर्ट देने वाला है। और वैसे भी हमारे मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, बिजनेस तो करो, पर बिजनेस की कैलकुलेशन अपनी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के ऊपर करना। मतलब ब्याज तो मिलना चाहिए ही चाहिए, और उसी ब्याज की बात करने वाले हम आज के इस वीडियो में। चलिए, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि बॉन्ड होता ही क्या है। बॉन्ड ना वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है। सेंचुरीज से इंडिया में हम बॉन्ड्स को यूज कर रहे हैं। शायद हमें नाम हमने बॉन्ड यूज ना कराओ, पर बॉन्ड के फ्रेमवर्क को यूज कर रहे हैं। बॉन्ड में क्या होता है, दो पार्टी होती है। एक होती है लेंडर, दूसरी होती है बोरोवर। लेंडर पैसा उधार में देती है, बोरोवर पैसा लेती है। जो पैसा लेगा उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो पैसा देगा उसे इंटरेस्ट मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बॉन्ड्स की बात करूंगा, सपोज करते हैं कि मैंने आपको पैसा दिया, मैं लेंडर हूं, आप बोरोवर हो, ये हमारा एक बॉन्ड का एग्रीमेंट हो गया। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर इंडियन टर्म्स में बात करी जाए, आपकी फैमिली में आपने हुंडी का नाम तो सुना ही होगा, वो भी एक टाइप ऑफ बॉन्ड हम बोल सकते हैं। इसको समझने के लिए एक और चीज लेते हैं। हम बैंक में क्या करते हैं, देखिए, हम बैंक को पैसा देते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में, शायद हमें 2, 3, 4% रिटर्न मिलता है। एफडी में पैसा देते हैं, हम उसको डिपॉजिट बोलते हैं, और वहां पे हमें रफली 5% का रिटर्न मिलता है। जब हम बैंक को पैसा देते हैं, हम उसे बोलते तो है डिपॉजिट, बट अगर रियल टर्म्स में बात करी जाए, आप ये समझ लीजिए कि आपने बैंक को पैसा उधार पे बोरो करने के लिए दिया है, रफली 5% की रेट पे।
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, बैंक को जब हम पैसा देते हैं ना, हम ये समझते हैं कि हमारा पैसा 100% सिक्योर है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं होता। आपकी सिक्योरिटी होने वाली है 5 लाख के रुपए के अमाउंट तक। अगर उसके ऊपर कुछ दिक्कत आई, सपोज करते हैं आपकी बैंक ही डूब गई, तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। एज पर रूल्स हमें समझना पड़ेगा। मतलब जब हम बैंक को एफडी या सेविंग अकाउंट पैसा देते हैं तो हमने बैंक को उधार दिया है। बैंक हमसे पैसा देता है 5% की रेट पे, और आगे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंट को, एक ऐसी पार्टीज को जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, उन्हें लोन दे देता है रफली 10%, 12%, 13%, 14% की रेट पे। मतलब यहां पे बैंक इंटरमीडिएटरी के जैसे काम करता है। ये तो हो गया है बैंक का फ्रेमवर्क। इसी की जगह अगर हम बॉन्ड के फ्रेमवर्क की बात करें, जो इंटरमीडिएटरी बैंक है उसे बीच से हटा दीजिए। अगर हम बैंक को हटा दें, डायरेक्टली हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंट को, या ऐसे इंस्टीट्यूशन को जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, उन्हें डायरेक्टली पैसा लैंड पे दे, वो हो जाता है बॉन्ड्स। मतलब कि क्या हुआ, आपको लग सकता है कि अच्छा, बैंक हमारे लिए इंटरमीडिएटरी का काम कर रही है और हमसे कमीशन चार्ज कर रही है ऑलमोस्ट 5% के आसपास का। यहां पे जब हम बॉन्ड्स की बात करते हैं ना, हम डायरेक्टली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पैसा देते हैं। जब हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्टली पैसा देते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई सा भी इंस्टीट्यूशन हो, वो कहता है कि यार देखो, हम बैंक से पैसा लेंगे, हमें 12% मिलेगा। आपको हम 10% देते हैं, बैंक को बीच से हटाते हैं, मिडिल पार्टी को हम डायरेक्टली आपको पैसा दे देते हैं। ये हो जाता है बॉन्ड मार्केट। इसमें दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। आपके लिए भी विनिंग सिचुएशन है क्योंकि आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। इंस्टीट्यूशन के लिए भी विनिंग सिचुएशन है क्योंकि उन्हें बैंक में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उठाना पड़ रहा था। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गई। ये तो हमने ऊपर ऊपर से बात करी और हमें बड़ी ही सिचुएशन अच्छी लग रही है, पर मैं हमेशा बोलता हूं, किसी भी डेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा सबसे पहला पॉइंट हमारा रिस्क होना चाहिए। यहां पे हमने बैंक नाम के इंटरमीडिएटरी को हटा तो दिया, पर हम ये सोचना भूल गए जितनी भी हमारी रिस्क होती थी सारी की सारी बैंक टेक केयर करता था, प्रोवाइडेड कि बैंक ही ना डूब जाए। देखिए, अगर बैंक डूब गया तब तो हमारा पैसा डूबेगा ही, दैट इज ओके, बट उसके अलावा जितनी भी रिस्क थी सारी की सारी बैंक टेक केयर कर रहा था। और जब हमने इंटरमीडिएटरी को हटा दिया, हमें सारी की सारी रिस्क को समझना जरूरी हो जाता है बिफोर थिंकिंग ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। अब हम सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड में कौन कौन से रिस्क आते हैं। आप बोलोगे अनंत, आपने रिटर्न्स की तो बात करी नहीं, आपने तो ये बताया नहीं कि हमें बॉन्ड में 10, 11, 12% तक के रिटर्न्स मिल सकते हैं, आप सीधे रिस्क की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि एज अ प्रिंसिपल जब भी मैं डेट इन्वेस्टमेंट करता हूं, मैं हमेशा सबसे पहले रिस्क देखता हूं। मैं देखता हूं कि मेरे पास रिस्क नहीं होना चाहिए, वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब मैं अगर रिस्क की बात करूं ना, जो जो रिस्क के पॉइंट हम बॉन्ड मार्केट के लिए यूज करेंगे, वो सारे के सारे रिस्क के पॉइंट डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए अप्लाई होते हैं। और डेट म्यूचुअल फंड वाले वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपकी रेफरेंस के ऊपर आई बटन में रख दूंगा, वहां पे भी हमने इन्हीं रिस्क के बारे में डिटेल में बात करी थी। दोनों के रिस्क एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट सेम होने वाले। जितने भी बॉन्ड्स होते हैं उनमें 3 टाइप के रिस्क आते हैं। पहला रिस्क आता है डिफॉल्ट रिस्क। मतलब सपोज करते हैं जिस पार्टी को हमने पैसा उधार पे दिया है वही डिफॉल्ट कर जाए, वही बोल दे कि बस अब तो मेरे पास पैसे नहीं है साहब, मैंने हाथ खड़े कर दिए, मैं तो बैंकक्रप्ट हो गया, तो वो हमारे लिए डिफॉल्ट रिस्क हो जाती है। डेट म्यूचुअल फंड में रिस्क कैसे अप्लाई होती है? डेट म्यूचुअल फंड में हमारे लिए बीच में एक इंटरमीडिएटरी रहता है, फंड मैनेजर रहता है, जो आगे बहुत सारी पार्टीज को पैसा देता है, पर अगर उनमें से किसी भी पार्टी ने डिफॉल्ट किया तो वो रिस्क हम ही पे आता है। तो ये दोनों की दोनों केस, चाहे वो डेट हो चाहे बॉन्ड हो, दोनों में हमारी ये रिस्क होने वाली है, जिसको कहते हैं डिफॉल्ट रिस्क। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिस्क होती है लिक्विडिटी रिस्क। मतलब सपोज करते हैं हमें अर्जेंटली रिक्वायरमेंट आ गई है पैसे की, हमने 5 साल के लिए आगे उधार पे दिया था बॉन्ड पे पैसा, पर हमें अर्जेंटली रिक्वायरमेंट आ गई है पैसे की, क्या हम उस पैसे को रिडीम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो वो हमारे लिए लिक्विडिटी रिस्क हो जाती है। अगर हम म्यूचुअल फंड वर्सेस बॉन्ड की मार्केट की बात करें, म्यूचुअल फंड में हमें लिक्विडिटी रिस्क कंपैरेटिवली कम होती है क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउस एज एन इंटरमीडिएटरी काम करता है। बॉन्ड मार्केट में सच बोला जाए, देखिए मेरा यहां पे काम है सच बोलना, बॉन्ड मार्केट में कंपैरेटिवली लिक्विडिटी रिस्क भी ज्यादा होने वाली है और इंपैक्ट कॉस्ट भी ज्यादा होने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉन्ड मार्केट की लिक्विडिटी आज के दिन थोड़ी सी कम है। इसीलिए जब भी हम किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करें, हमेशा अपने टाइम होराइजन के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। सपोज करते हैं आपको एक इन्वेस्टमेंट करना है 5 साल के लिए, आप 4 साल का ही बॉन्ड लीजिए, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, दैट इज ओके। कभी भी ओवर एक्सीड करने की कोशिश मत कीजिए, हमेशा अपने टाइम होराइजन को मैच करते हुए ही आपको बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी हो जाता है। हमें समझना पड़ेगा क्या क्या लूप होल्स है, क्या क्या इफ एंड बट है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें तो वो बेटर हो जाता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट रिस्क, ये रिस्क ना समझने में थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है बट बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिस्क है, ये होती है इंटरेस्ट रेट रिस्क। मतलब क्या हुआ, सपोज करते हैं हमने एक बॉन्ड में पैसा दिया एक इंस्टीट्यूशन को 10% की रेट पे, अगर कल के दिन हमने पैसा दे दिया 5 साल के लिए, अभी हम इमेजिन कर रहे हैं, अगर 1 साल बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ गई तो मेरी बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, और इंटरेस्ट रेट कम हो गई तो मेरी बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों? एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करते हैं हमने इंस्टीट्यूशन को पैसा दिया है 10% की रेट पे अगले 5 सालों के लिए, 1 साल बाद इंटरेस्ट रेट हो चुकी है 12% की, मतलब इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ चुकी है। अगर 1 साल बाद हम पैसा देते तो हमें 12% इंटरेस्ट मिलता, पर हमें तो 10% ही मिलेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी 5 साल का एग्रीमेंट कर दिया है।
मतलब क्या हुआ? मतलब जो हमारे 10% वाला लोन है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि आज के दिन मार्केट में बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। इसी के अगेंस्ट में अगर बात करी जाए, सपोज करते हैं मैंने 10% पे 5 साल के लिए पैसा दे दिया है और अगले ही साल इंटरेस्ट रेट मार्केट में हो जाती है 8% की। मतलब अगर मैं नया लोन देने जाऊं तो मुझे सिर्फ 8% ही मिलेंगे, पर मुझे तो 10% मिलने वाले, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 5 साल का एग्रीमेंट कर दिया है। मतलब मेरे 10% वाले लोन की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये होती है इंटरेस्ट रेट रिस्क, जो इंटरेस्ट के साथ फ्लक्चुएट करती है। पर अगर हम किसी भी इन्वेस्टमेंट को, चाहे वो डेट म्यूचुअल फंड हो चाहे बॉन्ड हो, मेच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, मतलब सपोज करते हैं हमने 5 साल का बॉन्ड पे पैसा दिया है, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क हमारे लिए ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, क्योंकि हमें तो जो इंटरेस्ट मिला था वो मिल गया। बाद में बढ़ा या कम हुआ उससे हमें ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। वो तो अगर हम बीच में बेचने जाएंगे तब हमें इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिस्क होती है जिसको समझे बिना हमें डेट में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं बॉन्ड में हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा फ्लक्चुएट होने वाला है। मतलब कुछ ऐसे भी बॉन्ड्स होते हैं जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का ही होता है, जैसे कि 54 EC के बॉन्ड्स। 54 EC क्या होता है? जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं और हमें टैक्स एग्जेम्पशन चाहिए होती है, हम 50 लाख के अमाउंट तक का अमाउंट 54 EC के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब हम 54 EC के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पे हमें 54 EC का डिडक्शन तो मिलता है, पर वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली कम होते हैं। इसी तरीके से कुछ और भी बॉन्ड्स आते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रहते हैं या फिर कुछ PSU के रहते हैं, जो बहुत ही ज्यादा सेफ है। वहां पे हमें इंटरेस्ट रफली FD के बराबर का ही मिलता है, 5 to 6%, पर हमें टैक्स का बेनिफिट उनमें मिल जाता है। कुछ बॉन्ड्स होते हैं जिनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा हाई होता है। AAA रेटेड बॉन्ड्स की हम बात कर रहे हैं। AAA रेटेड क्या होता है? देखिए, जब भी हम बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करें, वैसे भी हम थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं, उसमें हमें रिस्क नहीं बढ़ानी है। मतलब जिस भी पार्टी को हम डेट पे इन्वेस्टमेंट दे, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट दे, हमेशा उसकी रेटिंग AAA होनी चाहिए, मतलब बेस्ट रेटेड वो होना चाहिए। उसमें भी ऑलमोस्ट आपको 9 to 10% का भी इंटरेस्ट मिल जाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि बॉन्ड मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसको एटलीस्ट हम एक्सप्लोर तो कर ही सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा आपके दिमाग में कि अनंत, इसको एक्सप्लोर करने के लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है और उसमें हमें कैसे यूज करना होता है? इसके लिए एक बहुत ही मजेदार वेबसाइट है। मैं पर्सनली भी अपने जितने भी 54 EC के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं या कभी मैं बॉन्ड को स्टडी करना चाहता हूं, मैं पर्सनली भी इसी वेबसाइट को आज के दिन यूज कर रहा हूं। इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट वेबसाइट ये बन चुकी है। नाम है गोल्डन पाई। आपकी रेफरेंस के लिए गोल्डन पाई का लिंक, उस पर रजिस्टर कर लेगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जैसे आप उस लिंक पे जाएंगे, आपको सीधा अपना नाम और बेसिक डिटेल्स डाल के रजिस्टर करना है। और आपकी हेल्प के लिए, आई नो बॉन्ड मार्केट में आप आज के दिन काफी नए हैं, अगर आपको जेन्युइनली बॉन्ड मार्केट में इंटरेस्ट है तो आपके लिए मेरे पास एक मजेदार चीज है। चीज क्या है? आपको सीधा डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक पे क्लिक करना है, गोल्डन पाई की वेबसाइट पे रजिस्टर करना है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं आज के दिन नहीं कह रहा, पहले सारे के सारे बॉन्ड मार्केट को स्टडी कीजिए। जिस समय आप कंफर्टेबल हो जाए, छोटे से अमाउंट से स्टार्ट कीजिए। पहले पूरा कंफर्ट आना जरूरी है, पहले पूरा समझना जरूरी है। जब आप पूरा समझ जाए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना जरूरी हो जाता है। मतलब अभी आपको क्या करना है? सीधा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से गोल्डन पाई पे रजिस्टर करना है। उसी के साथ साथ वहां पे एक और लिंक आपको मिल जाएगा, वो होगा हमारी वेबसाइट का और एक गूगल फॉर्म का। जैसे ही आप गोल्डन पाई की वेबसाइट पे रजिस्टर करें, सेम मोबाइल नंबर के साथ डिटेल्स भर दीजिएगा उस सेकंड लिंक पे। हम एक प्राइवेट चैनल बनाने वाले हैं जहां पे सिर्फ उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनको जेन्युइनली बॉन्ड मार्केट में कुछ और सीखना है और एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो हम उनको भी उनका पार्ट बना देंगे। उसका पार्ट बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रूल है, आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से गोल्डन पाई पे रजिस्टर करना है। मैं वापस से समराइज कर देता हूं। डिस्क्रिप्शन में एक गोल्डन पाई का लिंक दिया हुआ है, आप सिर्फ वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं। जिस मोबाइल नंबर और डिटेल्स के साथ रजिस्टर करें, उसी मोबाइल नंबर और डिटेल्स के साथ सेकंड फॉर्म भी भर दीजिएगा। जैसे आप सेकंड फॉर्म भरेंगे, विद इन 3 to 4 डेज हमारी टीम आपको मेल कर देगी कि ऐसे प्राइवेट चैनल का लिंक जहां पे हम बॉन्ड के बारे में कुछ एडिशनल बातें करेंगे। ये एक अलग चैनल बनाने का बहुत ही सिंपल रीजन है। इस इन्वेस्ट आज फॉर कल के चैनल पे हम बहुत ज्यादा बॉन्ड्स में ऐसे इन्वेस्टर्स नहीं होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे, पर जो भी इंटरेस्टेड है वो सीधा का सीधा फॉर्म भर के एक ऐसे चैनल का पार्ट बन सकते हैं जहां पे हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। तो ये हो गया है प्लेटफॉर्म की बात। गोल्डन पाई आज के दिन सारे के सारे रजिस्ट्रेशंस पूरे कर रहे हैं और सारे के सारे कंप्लायंस को पूरे कर रहे हैं, तो एज सच कोई भी दिक्कत की बात नहीं होती है। उसी के साथ साथ अगर किसी भी बॉन्ड की बात करी जाए ना, कोई भी इंटरमीडिएटरी आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे आपको डीमैट देना होता है। जो भी बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, सारा का सारा आपको इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्ट होता है आपके डीमैट अकाउंट में। जिस तरीके से शेयर में फर्क नहीं पड़ता कि आपका कौन सा ब्रोकर है, उसी तरीके से बॉन्ड में फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट या कौन सा ब्रोकर यूज कर रहे हो। यहां पे इस ब्रोकर के एज सच कोई भी चार्जेस नहीं है, डायरेक्टली इन्वेस्टर से ये ब्रोकर गोल्डन पाई मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि डायरेक्टली इन्वेस्टर से कोई चार्ज नहीं लेता है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से चार्ज लेता है जिनके बॉन्ड्स में हम इन्वेस्टमेंट करने का प्लान
कर सकते हैं। ऑल इन ऑल आज के इस फर्स्ट वीडियो को मैं समराइज करता हूं, जरूरत पड़ी तो हम बॉन्ड के ऊपर और भी वीडियोस बनाएंगे। बॉन्ड एक पुराना इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही समय से इंडियन मार्केट में चल रहा है। हमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलने की पॉसिबिलिटी होती है ऑलमोस्ट 10% के आसपास तक। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी बॉन्ड्स होते हैं जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम है, मे बी 5% 6%, पर वो टैक्स फ्री बॉन्ड्स हो जाते हैं। हर एक बॉन्ड को हम स्टडी कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए गोल्डन पाई के लिंक पे। उसी के साथ साथ आने वाले समय में अगर आपके बहुत ज्यादा कमेंट्स और इंटरेस्ट आए तो हम और भी डिटेल में बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, कौन से ऐसे बॉन्ड्स हैं जिनके ऊपर हमारी स्पेशल रडार हो सकती है, ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करने वाले। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सी यू वेरी सून।